नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिल्ली में कोरोना संक्रमण लंबी पाबंदियों के बाद अब थमता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1568 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 156 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 16 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम मौतें रिपोर्ट की गई हैं और राजधानी में पॉजिटिविटी रेट भी घटकर अब लगातार कम होती जा रही है। 27 अप्रैल के बाद से एक दिन में ये आंकड़ा सबसे कम है। कोरोना के एक्टिव केस 22,000 से कम हो चुके हैं और वहीं ये आंकड़े 7 अप्रैल के बाद सबसे कम है। कोविड रिकवरी रेट भी दिल्ली में बढ़ रही है। ये दर बढ़कर 96.8% हो गई है। कोरोना से बढ़ने वाली मृत्यु दर जो घटी है वो भी लगातार 2 पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में लगातार कोरोना से हो रही मौतें अब भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के लिए चिंताजनक हैं। कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर अब 14,19,986 तक पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4,251 है। अब दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर 23,565 तक पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामले अब 21,739 तक पहुंच चुके हैं। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, कोरोना केसेस लगातार घटते चले जा रहे हैं, क्या हाल है? सबसे पहले अपडेट बताइए। देखिए, बिल्कुल सही। जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की स्थिति थी वो बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही थी, क्योंकि अप्रैल के महीने में लगातार कहीं ना कहीं 7 अप्रैल के करीब कहीं ना कहीं आंकड़े जरूर कम देखने को मिले थे, मगर कहीं ना कहीं उससे पहले जो आंकड़े थे वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे और लगभग 27,000 28,000 के करीब आंकड़े आ रहे थे। मगर आप जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं मई के महीने में, यानी कि आज जो आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं काफी संतोषजनक हो गया, क्योंकि दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार को रोकने की कोशिश कर रही थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन का रास्ता निकाला गया था वो कहीं ना कहीं जनता ने सहयोग दिया, उससे कहीं ना कहीं जरूर फायदा हुआ। क्योंकि जो पिछले 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आए हैं वो लगभग 1500 के करीब है और कहीं ना कहीं मरने वालों की जो संख्या है वो भी घटती नजर आ रही है, क्योंकि लगभग 200 से नीचे आ चुकी है मरने वालों की संख्या भी। मगर जिस तरीके से लगातार होम आईसीयू की बात करें, वहां पर 13,000 के करीब लोग जो है अपने घरों में इलाज करा रहे हैं कोरोना से और कहीं ना कहीं जूझते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, उससे लगता है कि लॉकडाउन जो था वो सही समय पर लिया गया और कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार थी उससे भी कहीं ना कहीं निजात मिलती हुई नजर आई है। मगर जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं अनलॉक की बात चल रही है और अनलॉक के लिए भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर अनलॉक करना चाहिए, और दिल्ली सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जैसे जैसे समय बीतेगा और कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी राहत दी जाएगी अनलॉक करके। जिसको तो लगता है कि जनता को कहीं ना कहीं लॉकडाउन से कहीं ना कहीं रास्ता मिला है और कहीं ना कहीं समाधान भी मिला है। मगर जिस तरीके से ब्लैक फंगस फैल रहा है उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आने रही है। अस्पतालों के अंदर भी दवाइयों की कमी पड़ रही है और वैक्सीन भी कमी होती नजर आ रही है, क्योंकि काफी लगभग 100 सेंटरों के अंदर वैक्सीन जो है वो कहीं ना कहीं बंद है, यानी कि वो कोविड सेंटर जो बनाए गए थे, यानी कि वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे वो बंद है और लगातार 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए अभी तक वैक्सीन का टीकाकरण नहीं मिल पा रहा है। जी, दिक्कतें लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अब दूसरा सवाल किसान आंदोलन को लेकर है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में केसेस लगातार कम हो रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई घोटाला भी बताया जा रहा है कि आखिरकार इतने केसेस कम हो कैसे सकते हैं, और दूसरी तरफ आज किसानों का आंदोलन है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार के द्वारा जरूर कहा जा रहा था कि किसान जो बैठे हुए हैं दिल्ली की सरकार सीमाओं पर, उनके द्वारा कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि उनके द्वारा ही कोरोना जो है फैलता नजर आ रहा है। मगर कहीं ना कहीं किसानों ने भी स्पष्ट किया कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी रैली की गई थी, क्या उनके अंदर नहीं कोरोना फैला था? कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर किया गया। मगर जिस तरीके से आप किसानों की बात करें तो किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं जो आज काला दिवस मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर है सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं और सरकार को बार बार चेतावनी दी जा रही है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। मगर कृषि कानून अभी तक वापस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी, दिल्ली सरकार पर इस समय राजीव बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल यह है कि वैसे दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है। लॉकडाउन इसलिए लगाया हुआ है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, कोरोना को खत्म किया जा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आंदोलन हो रहा है, केजरीवाल उसको पूरा समर्थन कर रहे हैं कि आंदोलन करिए, काला दिवस मनाइए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। जिस तरीके से क्या कृषि दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार बिल्कुल निरंतर कोशिश कर रही थी कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों के साथ समर्थन देने के लिए, तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ बिल्कुल खड़ी हुई है दिल्ली सरकार, और दिल्ली सरकार बार बार यही करी है कृषि कानून वापस होना चाहिए। मगर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी जवाब नहीं मिल पाया, क्योंकि अभी 11 दौर की जरूर बैठक हुई है, 12वें दौर की बैठक नहीं हुई पाई है, और जिसके लिए कहीं ना कहीं किसान जो है वो अभी तक डटे हुए हैं। मगर देखना होगा कि किसानों का जो आंदोलन है वो कितना लंबा जाएगा, क्योंकि अभी तक किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो वापस का आंदोलन को वापस नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं किसानों की जो मांग है यानी कृषि कानून को वापस कराने की वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। मगर जिस तरीके से एक तरफ तो कोरोना अपना पैर पसार रहा है और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस भी फैलता नजर आ रहा है, और तीसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि तीसरी
तीसरी लहर है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए घातक है। मगर देखना होगा सरकारें कितना कड़ा कदम उठाती है ताकि जनता को राहत मिल सके। मगर अभी तक दिल्ली के अंदर 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का टीकाकरण नहीं स्टार्ट किया गया है। जी राजीव, दिल्ली में आंकड़ों को लेकर सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी जल्दी इतने आंकड़े कैसे कम हो सकते हैं। दिल्ली सरकार आंकड़े सही पेश कर भी रही है या फिर नहीं पेश कर रही है, क्योंकि हमने देखा था एक दिन में जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे थे, 26-27 हजार तक पहुंच गए थे, उसके बाद एकदम से केसेस कम हो जाना, लोगों को यकीन भी नहीं हो पा रहा है। कई बार ऐसा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप जरूर हो रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार सही आंकड़े पेश नहीं कर रही, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार है एकदम घटती नजर आई है। और कहीं ना कहीं आप जब पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर भी लगभग 1500 के करीब आंकड़े आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं आंकड़ों को छुपा रही है। मगर यही चीज भाजपा की तरफ से भी कहा जा रहा है और पार्टियों की तरफ से भी कहा जा रहा है। खुद कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है अनिल कुमार जी, उन्होंने भी यही कहा कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है, आंकड़े सही नहीं दिखा रही है। यहाँ तक कि वैक्सीन को लेकर जो दुविधा बनी हुई है वो भी कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं कर रही है, क्योंकि अनिल कुमार ने ये भी कहा कि जिस तरीके प्राइवेट अस्पतालों के अंदर वैक्सीन टीकाकरण करा जा रहा है तो सरकारी अस्पतालों के अंदर वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही है। अगर प्राइवेट अस्पतालों में है तो उनसे लेकर सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं दी जा रही है। ये तमाम जो सवाल है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर जरूर खड़े हो रहे हैं। मगर दिल्ली सरकार बार बार अपना जो ठीकड़ा है वो केंद्र सरकार की तरफ उड़ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार उनको वैक्सीन नहीं दे रही है। अब देखना होगा केंद्र सरकार किस तरीके के जवाब देती है। मगर केंद्र सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वैक्सीन जो दिल्ली सरकार को दी जा रही है और दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं उसकी कालाबाजारी कर रही है और वैक्सीन की कहीं ना कहीं कमी होती नजर आ रही है। जी वैक्सीन सेंटर जो बंद कर दिए गए हैं दिल्ली में, उसको खोलने का भी कोई इंतजाम दिखाई दे रहा है दूर दूर तक भी, क्योंकि सरकार ने तो साफ कह दिया कि वैक्सीन सरकार के पास नहीं है और जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाती है तब तक सेंटरों को नहीं खोला जाएगा। केंद्र सरकार से वैक्सीन के लिए कहा गया है, अन्य कंपनियों से कहा गया है, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिल पा रही है। कोई उम्मीद दिखती है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है उनको खोला जाएगा? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार जो दिल्ली के अंदर कहते हैं वैक्सीनेशन सेंटर थे, यानी कि 100 स्कूलों के अंदर 100 सेंटर खोले गए थे, वो भी कहीं ना कहीं बंद है। सीधा सीधा कहें तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के पास सीधे सीधे उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि उनके हमारे पास वैक्सीन नहीं है, 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का टीकाकरण नहीं मिल पाएगा। अब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि हम वैक्सीनेशन का टीकाकरण दे रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर कालाबाजारी जरूर हो रही है या फिर कहे लीपापोती हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार कह रही है कि वैक्सीन नहीं है और केंद्र सरकार कहती है वैक्सीन हम उपलब्ध कराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कह रही है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है और हमने सेंटर बंद कर दिया है, अगर केंद्र सरकार वैक्सीन देगी तो ही हम दिल्ली की जनता को देंगे। मगर जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों की बात करी जाए तो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर वैक्सीन कहां से आ रही है, वो कैसे लगा रहे हैं और दुगने से तिगने दाम क्यों कमाए जा रहे हैं, इस पे भी कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है दिल्ली सरकार पर। जी एक और सवाल मेरा आपसे होगा जो कि कोरोना से भी जुड़ा हुआ है और दिल्ली के हालातों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज काला दिवस किसान मना रहे हैं। हालांकि किसानों ने कह दिया है कि कोई हुड़दंग नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा, सिर्फ और किसान अपने घरों में रहेंगे, अपनी छत पर रहेंगे, वहां से सिर्फ काले झंडे दिखाएंगे, ये किसानों की तरफ से कहा गया। लेकिन हम उस दिन को नहीं भूल सकते जब ये वादा पहले भी किया गया था, जब 26 जनवरी की वो घटना हुई थी कि कोई हिंसा नहीं होगी, कोई उपद्रव नहीं होगा। उसके बाद भी जो हालात थे वो सबने देखे। तकरीबन 200, 250, तकरीबन 300 की बात करेंगे पुलिसकर्मी जो इस मामले में घायल हुए थे इस पूरी हिंसा में। भरोसा अब भी उन लोगों पर नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि बीच के कुछ लोग हों, राजनीति करने वाले कुछ लोग हों, जो आज के दिन को भी शायद उपद्रव में बदलने की कोशिश करें। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। बात कहा जिस तरीके से किसानों की तरफ से कहा गया था कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, 26 जनवरी की परेड निकालेंगे और कहीं ना कहीं उसको शांतिपूर्ण किया जाएगा, उसको अंदर उग्रता नहीं की जाएगी। मगर वही चीज देखने को मिली थी 26 जनवरी की हिंसा के अंदर भी, क्योंकि लाल किले तक के किसान जो थे वो कहीं ना कहीं अंदर पहुंचे थे और यहाँ तक कि ऊपर जाकर केसरी झंडा भी फहराया था। तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ी हुई है। मगर बात करें किसानों के ऊपर भरोसा करने की, वो बिल्कुल अब बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा रहा सरकार के द्वारा, और इसीलिए किसानों की तरफ से बार फिर दोबारा से कहा गया कि हम काला दिवस जरूर मनाएंगे, मगर अपने अपने शांति तरीके से और अपने अपने घरों से काले झंडे दिखाकर। मगर कहीं ना कहीं सरकार इस तरीके का जोखिम नहीं उठाना चाहती है, किसानों के ऊपर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके से 26 जनवरी पे देखने को मिला था वो दोबारा से ही हो सकता है देखने के लिए। मगर जिस तरीके से आप किसान कह रहे हैं कि हम काला दिवस जरूर मनाएंगे, मगर सरकार को चेतावनी भी दी जाएगी कि किस कृषि कानून को वापस लिया जाए, मगर अभी तक कृषि कानून वापस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी राजीव, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर दिल्ली सरकार को भी कोई एक्शन लेना चाहिए था? दिल्ली सरकार को चाहिए था कि समझाने की कोशिश करे किसानों को, समर्थन ना देने की बजाय, क्योंकि समर्थन दिया है, अगर थोड़ा बहुत हुड़दंग होगा भी तो दिल्ली सरकार का पूरा समर्थन यहाँ पर है। कोविड का जो स्प्रेडर कहा जा रहा है किसान आंदोलन को, वो सच साबित हो सकता अगर यहाँ लापरवाही बरती गई तो।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से किसानों की तरफ से अगर थोड़ी बहुत भी लापरवाही होती है या इसके अंदर कोरोना फैलता है या फिर कहें सीधे सीधे उधरंग होता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जिस तरीके से सहयोग दे रही है उससे साफ जाहिर है दिल्ली सरकार के ऊपर भी उंगलियां खड़ी होंगी। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने सहयोग दिया है, मगर एक तरफ तो कोरोना चल रहा है तो दिल्ली सरकार को चाहिए था कोरोना के बीच में कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन जरूर दिया जाना चाहिए, मगर ये प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि कोरोना फैल सकता है। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने भी कहा किसानों के बीच में कहीं ना कहीं कोरोना फैल रहा है तो कहीं ना कहीं आशंका यही है। मगर देखना होगा दिल्ली सरकार किस तरीके का समर्थन दे रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार एक तरफ तो किसानों को समर्थन दे रही है, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही है, तीसरी तरफ कहीं ना कहीं कोरोना और ब्लैक फंगस भी फैलता नजर आ रहा है। तो दिल्ली सरकार के पास अभी तक ऐसा कोई समाधान नहीं है, मगर सिर्फ राजनीति की जा रही है क्योंकि किसानों का जो वोट बैंक है वो दिल्ली सरकार को चाहिए और यही वोट बैंक कहीं ना कहीं और राज्यों को पार्टियों को भी चाहिए और केंद्र सरकार को भी चाहिए। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति की जा रही है, राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। मगर बात करें वैक्सीन की तो वैक्सीन के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को अभी जद्दोजहद जितनी करनी पड़ रही है उससे ज्यादा केंद्र सरकार से गुहार लगाई जाए और केंद्र सरकार से वैक्सीन ली जाए और कहीं ना कहीं जनता को दी जाए तो कहीं ना कहीं राहत जरूर मिल सकती है, क्योंकि अभी 18 साल के ऊपर वाले लोग जो है वो वैक्सीन का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना बढ़ता चला जा रहा है, सरकार को चिंता होनी चाहिए, लेकिन सरकार चिंता ना करने के बजाय किसानों को पूरा समर्थन दे रही है। अगर केसेस और ज्यादा बढ़ते हैं तो किसान आंदोलन को सुपर स्प्रेडर भी कहा जा सकता है। अगली खबर आपको बताते हैं। मुंबई के सनराइज अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज हैरान कर देने वाला सामने आया है, जब मुंबई भांडुप के ड्रीम्स मॉल में आग लग गई। तस्वीरों में हम आपको दिखाते कैसे ड्रीम्स मॉल में आग लगने और उसके फर्श पर धुआं फैलने से अस्पताल के कुछ बहादुर कर्मचारियों ने कोविड संक्रमित रोगियों को बचाया। सबको वहां से निकालने के बाद कुछ कर्मचारियों ने हर केबिन की फिर से जांच की। कोरोना संक्रमित लोगों को वहां से निकालने के बाद कुछ ही मिनट में पूरी मंजिल काले धुएं से भर गई। और आपको ये भी बता दें कि घटना के समय अस्पताल में कुल 78 मरीज थे। इनमें से 67 को वहां काम करने वाले देवदूत बनकर कर्मचारियों ने बचाया, जिनमें से 11 की मौत धुएं के कारण हो गई है। डेयर डेविल हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा 67 कोविड मरीजों का रेस्क्यू ऑपरेशन सीसीटीवी फुटेज में तब कैद हुआ जब अस्पताल आग की लपटों और काले धुएं से घिरा हुआ था। जब अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा जान पर खेलकर इन बहादुर डॉक्टरों, नर्सों, सुरक्षा गार्डों और अन्य कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना 78 मरीजों में से 67 को बचा लिया। दुर्भाग्य से वो उन 11 लोगों को नहीं बचा सके जो ऑक्सीजन पर निर्भर थे, लेकिन त्रासदी में आग का धुआं अंदर ले गए। ये वीडियो भांडुप के एक मॉल में लगी आग की घटना के लगभग 2 महीने बाद का है। पुलिस और फायर टीम की जांच के बाद कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। मुंबई पुलिस का दावा है कि ड्रीम मॉल अग्निकांड मामले की जांच के दौरान कुछ अहम दस्तावेज उनके हाथ लगे। ये 2 महीने के बाद वीडियो सामने आया है। पुलिस को मिली ताजा जानकारी के मुताबिक भांडुप स्थित ड्रीम मॉल में आग लगने की घटना के तकरीबन 4 महीने पहले दमकल विभाग ने मॉल में फायर इंस्पेक्शन करके मॉल प्रशासक को नवंबर 2020 में एक नोटिस भी जारी किया था। नोटिस के मुताबिक इंस्पेक्शन के दौरान दमकल विभाग ने पाया कि मॉल का फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम कार्यरत ही नहीं है। आग से लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई उपकरण या तो लापता थे या फिर काम नहीं कर रहे थे। मॉल के बेसमेंट और सीढ़ियों पर भी स्क्रैप मटेरियल जमा पाए जाने के अलावा भी कई खामियां पाई गई थी। नोटिस के जरिए मॉल प्रशासक को वक्त रहते इन खामियों को दूर करने की हिदायत भी दी गई। साथ ही इन हिदायतों को नजरअंदाज नहीं करने को कहा गया और अगर किया तो 3 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना जैसी सख्त कार्रवाई किए जाने की सूचना भी दी गई थी। लेकिन बावजूद इसके इस नोटिस को कथित तौर पर नजरअंदाज किया गया, जिसका खामियाजा 25 मार्च को हुए अग्निकांड में 11 मरीजों को अपनी जान गंवाकर उठाना पड़ा। तो ये वीडियो अब सामने आया है, ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। किस तरीके से काला धुआं पूरे अस्पताल में फैल जाता है और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं हॉस्पिटल के, वो कोरोना संक्रमित मरीजों को एक एक करके बचाते हैं। 78 मरीज उसमें थे जिनका इलाज चल रहा था, लेकिन 11 की मौत हो गई थी। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, ये सीसीटीवी फुटेज अब जो सामने आया है बहुत कुछ गवाही दे रहा है अपने आप में। जी काजल, देखिए जिस तरह से मुंबई के भांडुप इलाके में ड्रीम मॉल में जो आग लगी थी 25 मार्च को, उस आग को लेकर करीब 11 लोगों की मौत हुई, जबकि 67 लोगों को बचा लिया गया था। ये बचाने वाले वही मसीहा लोग हैं जो हॉस्पिटल में या तो कर्मचारी के तौर पे कार्यरत थे या तो फिर नर्स और डॉक्टर के तौर पे कार्यरत थे। इन्होंने जान पे खेलकर इन तमाम लोगों की जान बचाई। लेकिन जिस तरह से
मॉल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है वो कहीं न कहीं बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि मुंबई पुलिस की रिपोर्ट में यह साफ तौर पर दावा किया गया है कि लापरवाही के चलते अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब ऐसे में जिस तरह से फायर ब्रिगेड द्वारा 4 महीने पहले ही कह दिया गया था कि तमाम जो है त्रुटियां पाई गई है, इस दौरान उनको अगर इस पे अनियमितता पाई जाती है दोबारा तो 50,000 के जुर्माने के साथ साथ 3 साल की जेल भी हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी माल प्रशासन द्वारा लगातार लापरवाही देखी गई, जिसका खामियाजा करीब 11 लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी है। ये सीसीटीवी फुटेज अब कहां से आया है और इतने दिन के बाद अब सामने आया है? अब इस मामले को लेकर क्या कोई कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल, देखिए जांच के दौरान मुंबई पुलिस के हाथ सीसीटीवी लगे थे, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से हॉस्पिटल के तमाम कर्मचारी हैं। जिस वक्त आग लगी थी रात को 2 बजे के आसपास तमाम लोग मिलकर जो है कोरोना पेशेंट मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में जब कोरोना काल के दौरान तमाम चीजें सामने आ रही थी कि लोग छूते नहीं थे, लोग आसपास नहीं जाते थे, उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि बिना डरे बिना सहमे लोग कोरोना मरीजों को अपने साथ लेकर भागते हुए नजर आ रहे। तो जाहिर तौर पर एक कहीं न कहीं मानवता की एक मिसाल है इस तरह से चीजें करना। और वहीं जिस तरह से माल प्रशासन द्वारा लापरवाही की गई है, ऐसे में महाराष्ट्र शासन और फायर डिपार्टमेंट के अलावा मुंबई पुलिस ने भी कड़े सख्त कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। जब ये अग्निकांड हुआ था तो उस समय अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे थे, पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे, सरकार पर भी सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार एक मॉल के अंदर अस्पताल क्यों बनाया गया है, क्यों, क्या जरूरत पड़ी थी वहां पर अस्पताल बनाने को लेकर। इसको लेकर अब तक कोई जानकारी सामने आई है कि क्यों वहां पर बनाया गया था? क्योंकि सरकार का तो इसमें साफ कहना था कि कोविड के पेशेंट ज्यादा हो गए थे इसलिए बनाया गया था, इमरजेंसी के लिए। जाहिर तौर पर देखिए कोरोना की पहली लहर के दौरान जिस तरह से लगातार कोविड पेशेंट के लिए बेड कमी देखी जा रही थी, उसको लेकर हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया था। एहतियातन कोविड के नाम पे जो है हॉस्पिटल बनाया गया था, जिसमें सिर्फ कोविड पेशेंटों का जो इलाज चल रहा था। इसको लेकर हालांकि प्रशासन ने जरूर डांट फटकार लगाई थी, लेकिन चूंकि लोगों को लगातार कोरोना बेड की जरूरत थी, लिहाजन इस तरीके को लेकर भी देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं एक मानवता की बात जरूर थी, लेकिन जिस तरह से लापरवाही बरती गई, तमाम चीजें नहीं देखी गई, मुंबई महानगर पालिका का जो गाइडलाइन है उसको भी पालन नहीं किया, कि इस वजह से इस तरह की चीजें लगातार सामने आने लगी। 78 मरीज बताए जा रहे हैं तकरीबन थे, 11 मरीजों की उस धुएं में घुटकर मौत हो गई थी। कि ये किसकी लापरवाही सामने आ रही है? कैसे आग लगी थी? क्योंकि उस समय तो कंफ्यूजन था, पता ही नहीं चल पाया था कि आखिरकार हुआ क्या था, इस घटना के पीछे वजह क्या थी। देखिए जाहिर तौर पर जिस तरह से जानकारी मिली है, मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ऐसे में माल प्रशासन के तमाम लोग उसमें शामिल है, उनकी लापरवाही सामने आई है। जिस तरह से फायर ब्रिगेड ने अपने सही कामों को अंजाम देते हुए 4 महीने पहले ही नोटिस दे दिया था और इत्तला भी किया था कि अगर इस तरह से चीजें पाई जाती है तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद भी माल प्रशासन द्वारा इसमें किसी भी तरह का जो है पहल नहीं किया गया, लिहाजन अब जो है 11 लोगों की जान गंवाकर इस तरह से चीजें सामने आई है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि अस्पताल के अंदर आग लगी हो और मरीजों की उसकी वजह से मौत हो गई हो। हमने महाराष्ट्र में उससे पहले भी कई मामले देख चुके हैं और खासकर कोविड अस्पतालों में आग लग जाती है, वहां पर मरीजों की मौत हो जाती है, धुआं हो जाता है और धुएं की वजह से दम घुटकर कुछ मरीजों की मौत होती है। इससे पहले भी कई बार हो चुका है। महाराष्ट्र की सरकार पर भी सवाल उठते हैं, क्यों नहीं ऐसे अस्पतालों का निरीक्षण किया जाता है, क्यों ऐसे अस्पताल आज भी मुंबई में हैं, जबकि इस कदर कोरोना वहां पर पूरी तरीके से स्प्रेडर हो जाता है। हालांकि अभी केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इसके इंतजाम करने होंगे। अगर इस तरीके से अस्पताल इलीगल तरीके से बनाए गए हैं, उनको बंद करवाना होगा। जी काजल, देखिए मुंबई में ये पहला मामला नहीं है। मुंबई में ऐसे कई हॉस्पिटल है जो कहीं न कहीं फायर ब्रिगेड और अन्य जो कानूनी कार्रवाइयां हैं उसका पालन नहीं करते हैं। लिहाजा जब चीजें इस तरह की घटना हो जाती है तब प्रशासन और मुंबई पुलिस जागती है, फिर कार्रवाई करती है। लेकिन अगर जाहिर तौर पर अगर पहले भी इसी चीज को या शिनाख्त कर लिए गई होती या फिर जांच पड़ताल किया गया होता तो शायद काफी लोगों की जान भी बच जाती। मुंबई के कई इलाकों में इस तरह की चीजें लगातार सामने आ रही है, उसके बावजूद जो है लगातार देखा जाता है कि कहीं कहीं लेन देन और कहीं कहीं आपसी तालमेल के चलते इस तरह से चलाई जा रही है, जिसको लेकर कहीं न कहीं कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि महाराष्ट्र प्रशासन इसके लिए अनभिज्ञता जो है प्रकट करता है। लेकिन जाहिर तौर पर जो प्रशासन है, चाहे मुंबई महानगर पालिका की बात करे या फायर ब्रिगेड टीम की बात करे, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह से चीजें महाराष्ट्र मुंबई में हो रही है तो जाहिर तौर पर उनकी जांच की जाए, उनके ऊपर कड़े एक्शन लिया जाए। जाहिर तौर पर अगर स्थिति होती है तो कहीं न कहीं ये जो मौत का आंकड़ा है बिल्कुल कम हो जाता या कम हो सकता था।
अगर हम इस वीडियो के आधार पर चले, जिस तरीके से अस्पताल के जो कर्मचारी हैं दिखाई दे रहे हैं लोगों की मदद करते हुए, जो कोविड पेशेंट हैं उनको अस्पताल से बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर हम इस वीडियो के आधार पर चले तो बहुत ज़्यादा सराहना यहाँ पर अस्पताल के कर्मचारियों की करनी होगी, और देवदूत उनको कहा जाए तो बहुत छोटी चीज़ होगी फिर भी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस तरह से अपने जान पे खेल के लोगों को बचाना, और सबसे बड़ी बात, अहम बात, जब कोरोना काल हो, कोरोना मरीजों के आसपास लोग जाना नहीं चाहते, लोग डरते थे, ऐसे में डॉक्टर नर्स द्वारा इस तरह की पहल, उसके बावजूद भी धुएं में जब पूरा हॉस्पिटल लिपट गया था, उसके बावजूद भी हर डोर को खोलकर चेक करना कि कोई पेशेंट रह तो नहीं गया, आखिरी पेशेंट कौन है, ये तमाम चीजें अगर ध्यान दी जाती तो जाहिर तौर पर कहीं कहीं सराहनीय और मानवता के लिए एक बड़ी मिसाल पेश करती है। मुंबई में कोरोना को लेकर अपडेट बताइए, अभी क्या हालात हैं, क्योंकि केसेस लगातार कम हो रहे हैं, मौत के आंकड़े फिर भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोरोना का जो स्प्रेडर है, लोगों की लापरवाही आज भी जारी है। जाहिर तौर पर काजल, देखिए, मुंबई महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या कम तो हुई है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी बरकरार है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार लगातार चिंता कर रही है कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाए, क्योंकि वैक्सीन ही एक मात्र विकल्प है सरकार के पास। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन लगाया, नाइट कर्फ्यू लगाया, धारा 144 लगाए, तमाम जो पहल थी वो किया गया, फिर कड़े पाबंदियां लगाई गई, उसके बावजूद भी लोग जो है अपने घरों से निकलते हैं, अपने कामों के लिए निकलते हैं, इस तरह से चीजें बिल्कुल सामने आती है। हालांकि मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस ने लगातार कार्रवाई भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने पेट भरने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए बाहर निकलते हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही जरूर है, लेकिन अब ये देखा जरूर जा रहा है कि लोगों में कहीं न कहीं अब जागरूकता है, लोग समझते हैं कि कोरोना से जो है लड़ना मुश्किल हो गया, क्योंकि जिस तरह से सेकेंड फेज में लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे, उसको लेकर लोगों के मन में कहीं न कहीं अब ये डर जरूर बना हुआ। बहुत शुक्रिया आपका सत्य प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अस्पताल का हैरान करने वाला सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, इसको लेकर पहले कई सवाल उठ चुके हैं और कई बार कहा गया है कि आखिरकार किसकी लापरवाही थी इसके पीछे जो इतने मरीजों की जान चली गई। लेकिन जिस तरीके से जो अस्पताल के कर्मचारी हैं कोविड पेशेंट की जान बचा रहे हैं, उनको धुएं से बाहर, आग से बाहर निकाला जा रहा है, तो उनको देवदूत कहा जाए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सराहना लगातार उन कर्मचारियों की हो रही है जो सीसीटीवी फुटेज में इस समय दिखाई दे रहा है कि कोरोना पेशेंट से सभी लोग दूर हटते हैं, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी हैं जो कि उनका इलाज करते हैं और उनकी जान बचा रहे हैं। पंजाब की बात करते हैं। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को फीडबैक भेजा है, जिसमें परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों और शिक्षकों का टीकाकरण करवाने की मांग की है। साथ ही विद्यार्थियों को नुकसान से बचाने के लिए उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में कटौती समेत कई महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजे हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखना चाहिए। शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा है कि बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों और अध्यापकों को टीके लगाने की सख्त जागरूकता के साथ साथ जरूरत भी है। उनका स्वास्थ्य, बचाव और सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर विषय क्षेत्र के सिर्फ चुनिंदा और अति आवश्यक विषय की परीक्षा ली जानी चाहिए। परीक्षा का समय भी घटाया जा सकता है। प्री बोर्ड परीक्षाओं और आंतरिक मूल्यांकन की तरफ भी ध्यान दिया जा सकता है। परीक्षाएं तब तक नहीं ली जानी चाहिए जब तक सबकी सुरक्षा को जरूरी नहीं बनाया जाता। इस बात की पूरी संभावना है कि 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उच्च शैक्षिक संस्थाओं में दाखिला लेने में देरी होगी, इसलिए उच्च शिक्षा संस्थानों को कोर्स के सिलेबस को घटाने के लिए कहा जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव घट सके। तो अब पंजाब के शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से कुछ सिलेबस में कटौती करने की बात कही है कि सिलेबस में कटौती की जाए ताकि जो विद्यार्थियों का मानसिक तनाव है उसको कम किया जा सके, क्योंकि मानसिक तनाव भी लगातार इसकी वजह से बढ़ता चला जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को प्रस्ताव भेजा है, सिलेबस घटाने का सुझाव उनको दिया है। शिक्षकों और छात्रों को टीका लगना चाहिए, ये भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो सुरक्षा है उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जगतार सिंह बुल्लर फोन लाइन पर सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगतार जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को प्रस्ताव भेजा गया है पंजाब के शिक्षा मंत्री की तरफ से कि जो सिलेबस है उसमें कटौती की जाए, और सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थी और शिक्षक उनका टीकाकरण हो, क्योंकि सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम केंद्र सरकार की तरफ से जो सुझाव मांगे थे, सुझाव दिए भी, और क्योंकि माना जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में
12 राज्यों ने कहा कि सिर्फ 3-4 विषयों की परीक्षा ही हो, क्योंकि समय भी घटे। और रही बात जो 8 राज्यों ने तो ये बोल दिया कि पहले वैक्सीन लगाओ, जहाँ परीक्षा रद्द करें। और करीब 300 से ज्यादा छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी लिखी थी कि बोर्ड की परीक्षा रद्द करवाई जाए। लेकिन फिलहाल पंजाब के जो शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंह उनकी तरफ से भी कहा गया कि 3-4 विषयों की परीक्षा हो। एक तो समय कम और दूसरा मानसिक तनाव भी है, जिस हिसाब से देश में कोरोना के हालात हैं और वैक्सीन भी अभी बच्चों को नहीं लगी, तो पहले वैक्सीन भी लगाया जाए, प्रिकॉशन के तौर पे ये बहुत जरूरी है। और टीचरों का भी हो, क्योंकि जहाँ परीक्षा हाल बने वहाँ पूरे सैनिटाइज भी करना होगा और पूरे इंतजाम करने पड़ेंगे। तो ऐसे में पंजाब सरकार की तरफ से ये सेंटर सरकार को भेजा। हालांकि जो मीटिंग हुई थी उसमें प्रदेश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई थी और सब कुछ मसला उठा था, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान समेत बहुत सारे 8 स्टेट हैं जिन्होंने कहा कि पहले छात्रों को वैक्सीन दी जाए और फिर या तो फिर परीक्षा रद्द की जाए। तो ऐसे में अब सेंट्रल सरकार ने देखना है कि एग्जाम कैसे करवाने। और ये भी है कि माना जा रहा है कि अगर हरियाणा की बात करें वो तो 15 से 20 जून के बीच की तैयारी कर भी चुके हैं। और छत्तीसगढ़ की तरफ से अगर बात की जाए तो वो 1 से 5 जून तक के बीच ऑफलाइन परीक्षा होगी। लेकिन अब पंजाब सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया, तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि सेंट्रल सरकार की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। बहुत सारे अगर सिर्फ यूपी, जम्मू कश्मीर, गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम की बात करें तो वो भी यही चाहते हैं कि बिहार भी, उड़ीसा भी के पहले सिर्फ मुख्य विषयों की परीक्षा हो। मुख्य विषय अगर किसी ने मेडिकल रखा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और किसी ने नॉन मेडिकल रखा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होगा। और अगर किसी ने आर्ट्स रखे तो निश्चित तौर पे अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री की बात होगी। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर हम इंग्लिश और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाबी होगा, तो ऑप्शनल हरियाणा की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी होगा। तो ऐसे में जो ऑप्शनल विषय को छोड़कर 3 जो मेन सब्जेक्ट है सिर्फ उसी की परीक्षा हो, तो ये भी सरकार की तरफ से विचार दिया गया, सुझाव दिया गया। तो निश्चित तौर पे अब शायद दोबारा मीटिंग होगी और उसके बाद फाइनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी क्या करना। क्योंकि +2 के बाद एक बच्चे की ग्राउंड बनती है, किसी ने मेडिकल साइंस में जाना है, किसी डॉक्टर बनना, किसी ने इंजीनियरिंग बनना और किसी ने कॉमर्स अकाउंटेंट की तरफ जाना, क्योंकि +2 की क्लास जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए सेंट्रल सरकार से सभी स्टेटों से सुझाव मांगे गए थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजगता जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो शिक्षक और छात्रों की सुरक्षा ही प्राथमिकता है, इसीलिए ये प्रस्ताव भेजा गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री को कि कुछ जो पाठ्यक्रम हैं उनको घटा दिया जाए ताकि जो बच्चों का तनाव है उसको कम किया जा सके। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।